बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पढ़ने लगे हैं एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एलिफेटिक होते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, यानी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ओपन चेन पर मुश्तमिल हो। आपको पता है क्लोज चेन वाले बेंजीन जो होते हैं वो एरोमेटिक होते हैं। एरोमेटिक की बात नहीं हो रही, इधर हो रही है एलिफेटिक की, यानी एलिफेटिक कार्बन हो, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हो जिनके अंदर न्यूक्लियोफाइल मौजूद हो, ठीक है, और उस न्यूक्लियोफाइल की सब्स्टिट्यूशन हो, यानी उसका एक्सचेंज हो। सब्स्टिट्यूशन होता है एक्सचेंज, तबादला हो, यानी एलिफेटिक के अंदर एक न्यूक्लियोफाइल मौजूद है, उस न्यूक्लियोफाइल को निकाल के उसकी जगह एक और न्यूक्लियोफाइल हमने लगा देना है, उस न्यूक्लियोफाइल का एक्सचेंज करा देना है। ऐसे रिएक्शंस को हम एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। डेफिनेशन अब क्या हुई? The reaction in which one nucleophile is exchanged by another nucleophile. These reactions are called aliphatic nucleophilic substitution reactions। और इन्हें सिंबल एस एन से ज़ाहिर किया जाता है। एस थोड़ा सा बड़ा होता है और एन इसके साथ छोटा होता है। एस स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एन स्टैंड फॉर न्यूक्लियोफिलिक। ठीक हो गया। अब हम एक मिसाल से पढ़ते हैं। ये हमारे पास एक एलिफेटिक कंपाउंड है, ठीक है। अब आप बोलेंगे एलिफेटिक कंपाउंड में से न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? आपने बोला था कि एलिफेटिक के अंदर एक न्यूक्लियोफाइल होगा, उस न्यूक्लियोफाइल को हमने हटा के उसकी जगह एक और न्यूक्लियोफाइल लगाना है। तो ये एलिफेटिक कंपाउंड है, इसके अंदर आपको ये जो बॉन्ड नज़र आ रहा है ये दरअसल सी एक्स बॉन्ड है। ये कौन सा बॉन्ड है? सी एक्स बॉन्ड। और सी एक्स बॉन्ड पोलर बॉन्ड है, ठीक है। तो आपने पढ़ा था कि जो पोलर बॉन्ड होते हैं उनके अंदर एक साइड पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, दूसरी साइड पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। उसके बाद आपने ये भी पढ़ा था कि जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा पोलर बॉन्ड का, उस पार्शियल नेगेटिव चार्ज कोई एग्जांपल हमने कहाँ लिखी थी? न्यूक्लियोफाइल में। जो यानी जो पोलर बॉन्ड के अंदर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम कर सकेगा। तो अब मैं कह सकता हूँ कि इस पोलर बॉन्ड के अंदर जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज इस पे आ रहा है, यानी हेलोजन पे जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो इस न्यूक्लियोफाइल को हमने हटा के इसकी जगह एक और न्यूक्लियोफाइल लगा दिया, तो ऐसे रिएक्शन को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे। तो ये न्यूक्लियोफाइल कोई भी हो सकता है। आपने जितने भी न्यूक्लियोफाइल पढ़े हैं उनमें से OH नेगेटिव है, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cn नेगेटिव, जो भी आपने न्यूक्लियोफाइल्स की ये वाली एग्जांपल्स पढ़ी हैं, इनमें से कोई भी न्यूक्लियोफाइल इधर आ सकता है। ये वाला न्यूक्लियोफाइल आके इसके साथ रिएक्ट करेगा, ये वाला न्यूक्लियोफाइल आके इस बॉन्ड पे अटैक करेगा, इधर इस बॉन्ड को तोड़ के खुद लग जाएगा और उससे अलग कर देगा। तो अब हम देखते हैं कि इसमें से सबस्ट्रेट क्या है, लीविंग ग्रुप क्या है, और ये ऐसे रिएक्शन को एलिफेटिक क्यों बोलते हैं। ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपने देखने हैं। तो वो कहते हैं कि ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड विच वाज अटैक्ड बाय अ न्यूक्लियोफाइल, जो न्यूक्लियोफाइल से अटैक किया गया हो, जिसने आपके न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है। द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज़ अटैक्ड बाय अ न्यूक्लियोफाइल इज कॉल्ड अ सबस्ट्रेट। तो ये हो गई सबस्ट्रेट। और सबस्ट्रेट का वो वाला हिस्सा, सबस्ट्रेट का वो वाला हिस्सा जो अलहदा हो गया है रिएक्शन के दौरान, सबस्ट्रेट का ये वाला हिस्सा, द पार्ट ऑफ सबस्ट्रेट विच इज़ डिपार्टेड विच इज़ सेपरेटेड ड्यूरिंग द रिएक्शन इज़ कॉल्ड अ लीविंग ग्रुप। जो अलहदा हो गया उसे हम बोलते हैं लीविंग ग्रुप, ठीक हो गया। तो वो बोलते हैं इन रिएक्शन में, एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम मोस्टली अल्काइल हैलाइड जो है, अल्काइल हैलाइड को हम एज अ सबस्ट्रेट इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि जो इस हैलाइड के अंदर जो हेलोजन एटम्स होते हैं वो गुड लीविंग ग्रुप हैं, ठीक है। हेलोजन एटम्स जो हैं ये गुड लीविंग ग्रुप हैं, इसी वजह से हम इन्हें अपना अल्काइल हैलाइड को एज अ सबस्ट्रेट इस्तेमाल करते हैं। मतलब गुड लीविंग का मतलब है ये आसानी से ये छोड़ जाते हैं हेलोजन और इसकी जगह आसानी से कोई और न्यूक्लियोफाइल आके लग सकता है। अच्छा, क्योंकि इन रिएक्शन के अंदर जो सबस्ट्रेट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, दिस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर जो सबस्ट्रेट है उसकी जो नेचर है, इस सबस्ट्रेट की नेचर जो है वो एलिफेटिक नेचर है, एलिफेटिक नेचर की है। क्योंकि सबस्ट्रेट एलिफेटिक नेचर की है, इसलिए हम इन्हें एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये 3 शॉर्ट आपने अच्छी तरह से देखने। अब हम देखने लगे हैं अल्काइल हैलाइड की नेचर क्या है। वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अल्काइल हैलाइड के अंदर एक पोलर बॉन्ड है। पोलर बॉन्ड कौन सा है? CX बॉन्ड। आपको पता है पोलर बॉन्ड का एक हिस्सा पार्शियल पॉजिटिव है, एक हिस्सा पार्शियल नेगेटिव है। तो आपने कार्बन को तो पार्शियल नेगेटिव कर सकते थे, क्यों नहीं किया? क्योंकि जो एक्स हेलोजन है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है ये जो बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ तेज़ी से खींच लेता है और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो जो नेगेटिव होगा वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करेगा, जिस पे पार्शियल पॉजिटिव होगा वो इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे काम करेगा। तो कार्बन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है, ठीक है। तो जब कार्बन इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे काम करता है तो कोई न्यू न्यूक्लियोफाइल जब इसके साथ, जब अब कार्बन की पास एक एबिलिटी आ गई है कि कोई न्यू न्यूक्लियोफाइल जब इसके साथ आएगा तो ये न्यूक्लियोफाइल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के उसके साथ न्यू बॉन्ड बना देगी कार्बन, और पहले वाला जो बॉन्ड होगा उसे तोड़ देगी, ठीक है। ये है अल्काइल हैलाइड की नेचर, यानी अल्काइल हैलाइड का जो पोलर बॉन्ड है उसकी नेचर क्या है।
कार्बन इलेक्ट्रोफाइल बन जाती है और ये इलेक्ट्रोफाइल जो है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, यानी कोई भी न्यूक्लियोफाइल इसके साथ आके खड़ा होगा तो ये उसके न्यूक्लियस जो उस न्यूक्लियोफाइल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होके उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करके न्यू बॉन्ड बना देगा और अपने साथ पहले वाले बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। ये बॉन्ड इधर से टूट जाएगा और न्यू बॉन्ड बन जाएगा। अब हम मिसालों से देखते हैं इसके। मसला मेरे पास एक एलिफेटिक कंपाउंड था, ठीक है, ये आर है और इसके साथ उन्होंने हैलाइड आर एक्स जो होता है हैलाइड, ठीक है, उन्होंने हैलाइड लगाने की बजाय SCH3 ट्वाइस लगा दिया है, ठीक है। तो SCH3 ट्वाइस ये अब न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, ये अल्काइल के साथ न्यूक्लियोफाइल अटैच है, ठीक है। तो इस न्यूक्लियोफाइल को रिमूव करना है, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है, तो ये न्यूक्लियोफाइल इधर आ जाएगा और ये वाला न्यूक्लियोफाइल अलहदा हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये अल्काइल हैलाइड एक दूसरी एग्जांपल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, और ये भी न्यूक्लियोफाइल है। ये अल्काइल हैलाइड का जो ये न्यूक्लियोफाइल है ये रिमूव हो जाएगा और इसकी जगह ये वाला न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और इधर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह की बहुत सी एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं। अच्छा, ये जो रिएक्शन है ये ख़ास ट्यूब में हो रहा होता है, रिएक्शन ट्यूब रिएक्शन चैम्बर में हो रहा होता है, जिसके अंदर ख़ास किस्म का हम सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर वही सॉल्वेंट एज अ न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है तो उसे हम बोलते हैं सॉल्वोलाइसिस। लाइसिस होता है तोड़ फोड़, लाइसिस क्या होता है? तोड़ फोड़, यानी सॉल्वेंट ने खुद तोड़ फोड़ की, यानी सॉल्वेंट ने खुद न्यूक्लियोफाइल पैदा करके तोड़ फोड़ कर दी। अगर किसी रिएक्शन में वाटर एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल हो रहा हो, वाटर एज अ सॉल्वेंट भी इस्तेमाल हो और एज अ न्यूक्लियोफाइल भी इस्तेमाल हो, तो उससे हम बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। जिस तरह इस रिएक्शन में वाटर एज अ सॉल्वेंट भी काम कर रहा है, वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल भी काम कर रहा है। और इसके साथ अगर किसी रिएक्शन के अंदर कोई मेथनॉल, ठीक है, अपना मेथनॉल CH3OH, ठीक है, ये एज अ सॉल्वेंट भी काम कर रहा हो और एज अ न्यूक्लियोफाइल भी काम कर रहा हो, तो इसे हम बोलते हैं मेथनोलाइसिस, ठीक है। अब इसे हम क्या बोलते हैं? मेथनोलाइसिस। वो बोलते हैं कि जो ऐसा रिएक्शन है इसका जो RX बॉन्ड है वो हेट्रोलाइसिस करता है। कैसे? मसलन RX बॉन्ड था, ये वाला बांड पोलर बांड, ठीक है, ये RX बांड था, ये टूटा, ठीक है। अब इस बांड में ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे जो शेयर हुए खड़े थे, ठीक है, वो सारे के सारे हेलोजन ले जाता है, ठीक है, और इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, यानी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाता है, ठीक है। तो ये फिर किसी न किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैच होता है और कोई ना कोई नया बांड बनाता है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ये जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है, ये जो न्यूक्लियोफाइल आके इधर रिएक्ट करता है इसके साथ, तो वो अपने अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्यों देता है? क्योंकि जो RX बॉन्ड है वो हेट्रोलाइसिस करता है, यानी होमोलाइसिस नहीं करता। उसकी तोड़ फोड़ तो होती है, लाइसिस होता है तोड़ फोड़, लेकिन वो हेट्रो होती है। एक होती है होमो, एक होती है हेट्रो। होमो होती है एक जैसी, हेट्रो होती है मुख्तलिफ। मुख्तलिफ तोड़ फोड़ कैसी हुई? तोड़ फोड़ के साथ इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इसके पास इलेक्ट्रॉन की ज़्यादती हो गई, यानी ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ले गया, यानी नाइंसाफ़ी हुई, यानी मुख्तलिफ तरह की तोड़ फोड़ हुई, ठीक है। क्योंकि RX जो अल्काइल हैलाइड है वो हेट्रोलाइसिस करते हैं और जो अल्काइल का कार्बन है वो इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है, इसलिए अब ज़रूरी बन जाता है कि कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल आके अपने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करे और बॉन्ड बनाए, ठीक है। ये हाइड्रोलाइसिस का कंसेप्ट हो गया। सॉल्वेंट का ये सॉल्वेंट भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस का कंसेप्ट भी आ सकता है, उसके अलावा ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ये जो ऊपर वाले हैं। अब हम देखने लगे हैं कि आपने इसमें 2 चीज़ें देखी हैं इस रिएक्शन में। एक तो ये देखा है कि एक तो RX बॉन्ड टूटता है, जब टूट जाता है तो R किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ मिलके RNU कोई न्यू बॉन्ड बना देता है, यानी पहले बॉन्ड टूटता है फिर न्यू बॉन्ड बना देता है। क्या हर दफ़ा ऐसे होता है? यानी 2 स्टेप हुए, बॉन्ड ब्रेकेज भी हुई और बॉन्ड फार्मेशन भी हुई। ये जो 2 स्टेप हुए, क्या ये 2 स्टेप एक ही टाइम पे हुए? अगर आप बोलते हैं कि पहले बॉन्ड टूटा, जिस तरह मैंने इधर ज़ाहिर किया, पहले बॉन्ड टूटा और फिर बॉन्ड बना, तो यहाँ सवाल पैदा होते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर जब बॉन्ड ब्रेक होता है उसमें एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, जब कोई बॉन्ड बनता है तो उसके अंदर एनर्जी रिलीज़ होती है, यानी जब ये बॉन्ड टूटा तो एनर्जी अब्जॉर्ब हुई, ये जब न्यू बॉन्ड बना तो एनर्जी रिलीज़ हुई। तो अब जब एनर्जी पहले अब्जॉर्ब हुई तो ये एनर्जी आई कहाँ से? जब एनर्जी रिलीज़ हुई तो ये एनर्जी गई कहाँ? अगर पहले एनर्जी रिलीज़ हो जाती तो हम कह सकते हैं जो एनर्जी रिलीज़ हुई है ये आगे इस्तेमाल हो जाती है, लेकिन रिएक्शन के अंदर एनर्जी अब्जॉर्ब पहले हो रही है और रिलीज़ बाद में हो रही है, तो इसका मतलब है यहाँ कोई ना कोई और किस्म का मैकेनिज़्म चल रहा है, यानी एनर्जी रिलीज़ और अब्जॉर्ब का चक्कर है। क्या ये दोनों स्टेप इकट्ठे होते हैं या कौन सा स्टेप पहले होता है? तो इस चीज़ को स्टडी करने के लिए हम इसका मैकेनिज़्म पढ़ते हैं और वो मैकेनिज़्म डिपेंड करता है जो सबस्ट्रेट हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी नेचर क्या है और उसके अंदर जो न्यूक्लियोफाइल है उसकी नेचर क्या है, लीविंग ग्रुप की नेचर क्या है, जो सॉल्वेंट इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस किस्म का है, यानी ये जो सॉल्वेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं हाइड्रोलाइसिस है, मेथनोलाइसिस है, सॉल्वोलाइसिस है, किस किस्म का सॉल्वेंट है, ठीक है। तो इन चीज़ों को देख के हम इन चीज़ों का जवाब देने के लिए कि बॉन्ड ब्रेक पहले होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन पहले होती है या ये दोनों स्टेप इकट्ठे होते हैं,
या एनर्जी अवजार रिलीज़ का क्या चक्कर है, इन चीज़ों का जवाब देने के लिए हम मुख्तलिफ तरह के मैकेनिज़्म पढ़ते हैं। पहला मैकेनिज़्म है SN1 और SN1 प्राइम, SN2, SN2 प्राइम, SNI और SNI प्राइम। ठीक है, ये 6 किस्म के मैकेनिज़्म हैं। इन सारे के सारे मैकेनिज़्म के अंदर हमारे पास कोई ना कोई अल्काइल हिलाइड होगा। उस अल्काइल हिलाइड के अंदर जो हेलोजन होगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा, और कोई न्यू न्यूक्लियोफाइल आके उस हेलोजन पे अटैक करेगा, हेलोजन को रिमूव कर देगा और न्यूक्लियोफाइल ये अल्काइल के साथ जुड़ जाएगा। लेकिन होगा सारों के अंदर यही प्रोसेस, लेकिन हम देखेंगे कि ये प्रोसेस किस मैकेनिज़्म के तहत होता है। क्या बांड पहले टूटेगा या बांड बनेगा या क्या चक्कर होता है।